हेलो विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं एक नए विषय के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 के चलते हम लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और ऐसी हालात के अंदर राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा की और इसके मनोविज्ञान विभाग की एक खास कोशिश है कि हम अपने विद्यार्थियों तक पहुँचें और उनको घर में बैठे बैठे ही उनको पढ़ने का मौका दें। इसी ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से आज मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूं। मेरा नाम डॉक्टर रविंद्रपुरी है और जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में बातचीत हम कर रहे हैं और ये टॉपिक है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का, यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान का। आज हम इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में बातचीत कर रहे हैं और आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि जैसे कि हम आम तौर पे कक्षाओं में भी बोलते हैं, क्लासेस में भी बोलते हैं कि आपका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो एक नहीं होना चाहिए। जहां हम लोग क्लासरूम टीचिंग या ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं, वहीं आपको अपनी किताबों के माध्यम से, और किताबें भी तरह तरह की होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कुछ अपने दोस्तों के, पुराने साथियों के अगर नोट्स हों तो आप उनसे भी सहायता ले सकते हैं। और साथ में आप कोशिश कीजिएगा कि उन सारी सामग्री को भी लीजिएगा जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो भी आप इसमें तैयारी करेंगे वो आपकी तैयारी बिल्कुल अप टू द मार्क होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आपकी नोट्स जो हैं वो आज के लिए हैं, जो आज हम नोट्स बना रहे हैं हो सकता है कि आगे आने वाले समय में भी आपके काम आए। तो इसलिए आप लोग बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहिएगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की। जैसे विद्यार्थियों आपको पता है कि मनोविज्ञान का जो इतिहास है ये बहुत छोटा है और इसका जो पास्ट है बहुत बड़ा है। अगर हम देखें तो बहुत हज़ारों वर्ष पहले थेल्स नाम के एक दार्शनिक ने सबसे पहले साइके शब्द दिया। उसके बाद उसके अंदर लॉगोस लगाने का काम जो है वो हमारे एक रोडोल्फ नाम के फ़िलासफ़र थे 1490 में, उन्होंने उसके अंदर शब्द जोड़ा और इस प्रकार से 1490 में साइकोलॉजी शब्द बना। लेकिन ये साइकोलॉजी का जो एक शब्द था ये केवल शब्द ही रहा, लेकिन धीरे धीरे जब साइंस का बोलबाला हुआ तो उन्हीं दिनों में विद्यार्थियों एक हर तरफ लोगों का, विज्ञान का ध्यान जाना शुरू हुआ। उस समय तक जो मनोविज्ञान था उसके अंदर केवल आत्माओं के बारे में ही ज़्यादा पढ़ा जाता था, ऐसी चीज़ों के बारे में, ऐसी बातों के बारे में उसके अंदर ज्ञान दिया जाता था जो साइंटिफिक नहीं थी। लेकिन जब साइंस का बोलबाला हुआ तो साइंस ने अपना जो दूरबीन थी वो चारों तरफ घुमाई, उन्होंने हर चीज़ के ऊपर डाली। तो इसी चीज़ के तहत उन्होंने अपना जो पूरा ध्यान जो था वो मनोविज्ञान पे भी डाला और उन्होंने वो जानने की कोशिश की, परखने की कोशिश की कि ये आत्मा जो है, क्योंकि थेल्स ने जो साइके शब्द यूज़ किया था वो बुनियादी रूप से आत्मा से जुड़ा हुआ था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों के मन में आना शुरू हुआ कि आत्मा जो है एक साइंटिफिक चीज़ नहीं है, क्योंकि तब तक विज्ञान का बोलबाला होना शुरू हो गया था। 17वीं और 18वीं शताब्दी के आसपास की बातें हैं ये सब। उस समय फिर लोगों के मन में ये विचार आना शुरू हुआ कि अब कोई और विषय भी ढूंढा जाए। इसी बीच हमारे एक बहुत मेधावी एक मनोवैज्ञानिक हुए जो मनोविज्ञान के समझ लीजिए कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं, विलियम वुंट। उन्होंने सबसे पहले एक 1879 के अंदर एक प्रयोगशाला स्थापित की और ये प्रयोगशाला में काम होना शुरू हुआ। यहाँ पे बहुत सारे विदेशों से भी लोग आने शुरू हुए, विलियम जेम्स भी आए, सेटले, बहुत सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। इन तमाम लोगों ने मिलकर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर की, बहुत सारा काम किया। यहीं से मनोविज्ञान की जो एक विज्ञान के रूप में थी ये शुरुआत हुई। यहीं से फिर बातें चलनी शुरू हुई। तो जब कहते हैं कि एक विचारधारा आती है तो उसको काटने के लिए दूसरी आती है, तीसरी आती है और फिर उनको मिला जुलो कर पाँचवीं आती है। इस तरीके से एक विचारधाराओं का मेल शुरू हुआ तो मनोविज्ञान का भी एक जो कहते हैं विकास होना शुरू हुआ। सबसे पहले इसे आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, कुछ समय बाद इसको मन का विज्ञान कहा जाने लगा। उसके बाद इसको चेतना का विज्ञान, विलियम जेम्स जो थे उन्होंने इसको चेतना का विज्ञान कहा। धीरे धीरे ये तमाम चीज़ें जो हो रही थी, चूँकि मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र का एक भाग था, फिलॉसफी यानी कि फ़लसफ़े का एक भाग था, तो उस समय बड़ी समस्या पैदा ये होती थी कि वो सब कुछ फ़िलासफ़ी के ढंग से होता था
उन चीज़ों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता था जो विज्ञान की कसौटियों पे कस के नहीं देखा जा सकता था। और अंततः जब विज्ञान का बोलबाला हुआ तो विज्ञान ने दर्शन शास्त्र से एक किस्म का ये कोऑर्डिनेट किया और फिर विचारधाराओं का एक ऐसा संगम शुरू हुआ कि उन्होंने एक ऐसा लगभग 1920 के आसपास वाटसन नाम के एक मनोवैज्ञानिक आए और उन्होंने एक नया ही शब्द दिया, बिहेवियर। क्योंकि बिहेवियर जो एक ऐसा शब्द था कि ये जो लोग आत्मा को मानते थे, जो लोग मन को मानते थे, जो लोग चेतना को मानते थे, उनके दृष्टिकोण से भी ये ठीक था। और जबकि हम बात करें अगर दूसरी चीज़, अगर हम इसको विज्ञान की दृष्टि से माने तो भी ये बिहेवियर शब्द जो था बिल्कुल एक्यूरेट था, उनके कसौटियों के अंदर खरा उतर रहा था। नतीजा क्या हुआ कि लोगों के मन के अंदर ये विचार आना शुरू हुआ कि बिहेवियर शब्द जो है सबसे मनोविज्ञान के लिए उपयुक्त वर्ड है, क्योंकि उसके ऊपर दर्शन शास्त्र के लोगों को भी कोई एतराज़ नहीं था और वैज्ञानिकों को भी कोई एतराज़ नहीं था। इस प्रकार से इन दोनों प्रकार के जो विचारधाराएं थी, वैज्ञानिक थी और फिलॉसफिकल थी, उसके आम सहमति के बाद और वाटसन के दखल अंदाजी के बाद ये शब्द मनोविज्ञान के लिए व्यवहार का विज्ञान एक ऐसा शब्द बन गया जो कि इसकी एक तरह से आत्मा बन गई। लेकिन अभी विकास होना अभी भी बाकी था। धीरे धीरे जैसे जैसे बहुत सारी वैज्ञानिक विचारधाराएं आती रही, उसी प्रकार से कॉग्निटिव विचारधारा भी आई, संज्ञानात्मक विचारधारा आई, जिसको मानने वाले लोगों का विचार था कि ये जो हमारी बिहेवियर है, बिहेवियर एक ऐसी चीज़ है जो अंदर के बहुत सारे कॉग्निटिव फंक्शनिंग के द्वारा प्रभावित होते हैं, तो उनका जिक्र करना भी ज़रूरी था। फिर हमारी डेफिनेशन के अंदर जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग का शब्द था ये भी आ गया। इस प्रकार से ये दोनों शब्दों को मिलकर धीरे धीरे हमारी डेफिनेशन पूरी हुई मनोविज्ञान की। फिर एक, जब आपको पता है कि जब कोई एक पेड़ लगाते हैं तो उसकी बहुत सारी शाखाएं भी बनती हैं, मनोविज्ञान की भी बहुत सारी शाखाएं बनी। इन्हीं में से एक शाखा का जो नाम था वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी रखा गया। मैं आपको यहाँ ये बता देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, इसी से मिलती जुलती हमारे पास लाइफ स्पैन साइकोलॉजी और इसके साथ साथ हमारे पास चाइल्ड साइकोलॉजी भी है। चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर जो बाल मनोविज्ञान है, इसके अंदर हम केवल बच्चों का अध्ययन कर रहे होते हैं, जबकि हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में गर्भ धारण से लेकर मृत्यु तक बच्चे में जितने भी विकास होते हैं, जितनी भी परिवर्तन होते हैं, हर मोर्चे पे, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है, इमोशनल है, सामाजिक है, स्पिरिचुअल है, वो तमाम चीज़ों को अध्ययन करने का काम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग आमतौर पे करते हैं। और यहाँ हमारे पास जो चीज़ सबसे बुनियादी रूप से समझने की है वो ये है कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया कि व्यवहार और मेंटल फंक्शनिंग मनोविज्ञान की एक मुख्य स्तंभ है जिसके द्वारा हम इसको परिभाषित करते हैं। तो अलग अलग विज्ञानों में जो मनोविज्ञान की शाखाएं हैं, व्यवहार को उसी तरीके से जाना जाता है, पहचाना जाता है। जैसे कि जब व्यवहार असामान्य हो जाता है, उसका अध्ययन करते हैं तो असामान्य मनोविज्ञान हो जाता है। जब हम बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो बाल मनोविज्ञान हो जाता है। जब पुलिस के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, पुलिस मनोविज्ञान हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम व्यवहार का एक्सपेरिमेंटल आधार के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी हो जाता है। तो हमारे पास हमारा जो मेन मुद्दा है वो हमारा मेंटल फंक्शनिंग और व्यवहार है। इसको कैसे, किस डायमेंशन से माप रहे हैं, उसी आधार पे इसकी परिभाषा होती है। जहाँ तक डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का जो आप लोग देख रहे हैं, आपके पास जो टॉपिक है, इसमें हम बच्चे का गर्भ धारण से लेकर मृत्यु तक पूरे विकास का अध्ययन करते हैं, पूरे व्यवहार का अध्ययन करते हैं, मेंटल फंक्शनिंग का अध्ययन करते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हमारे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि किस एज के अंदर बच्चे का, व्यक्ति का कैसा विकास होना चाहिए, तो हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि आखिर एक बच्चा अपनी ज़िंदगी में कैसे विकसित होना चाहिए। क्या उसके विकास में कोई समस्या तो नहीं है, क्या उसके जीवन में कोई समस्या ऐसी तो नहीं है जिसका हमें इलाज करवाने की ज़रूरत है। तो अलग अलग सोपान हैं, इसकी स्टेजेस हैं,
हमारे विकास की, हमें उन तमाम चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ जो विद्यार्थियों को यहाँ बतानी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि बच्चों के मन में कभी कभी ये ख्याल आ ही जाता है कि आखिर हमें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है। देखिएगा, अगर आप लोगों ने आगे आने वाले समय में एक मनोवैज्ञानिक बनना है, एक काउंसलर बनना है, एक स्कूल काउंसलर बनना है, एक साइकोलॉजिस्ट बनना है, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है, या किसी और जीवन के किसी भी, चाहे आपने टीचर बनना है, आप कहीं भी जाएंगे, आपको, अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो आपको पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट का पता होना ज़रूरी है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक 5 साल के बच्चे को कहाँ तक पढ़ाई आनी चाहिए, 8 साल के बच्चे को कहाँ तक पढ़ाई आनी चाहिए, 10 साल के बच्चे का व्यवहार कैसा होना चाहिए, 12 साल में उसका सामाजिक आयाम कैसे होने चाहिए। अगर हमें ये तमाम चीज़ें नहीं पता होंगी तो फिर आप ये मान के चल सकते हैं कि हम बच्चे का सही प्रकार से अध्ययन भी नहीं कर सकते हैं और उसकी समस्याओं का समाधान भी नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक बच्चा आता है, उसके पेरेंट्स उसको आपके पास लेकर आते हैं और वो ये कहते हैं कि ये बच्चा जो है पढ़ाई में पिछड़ रहा है, तो यहाँ आपको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि आप लोगों को यही मापना है, यही जानना और पहचानना है कि आखिर बच्चे की समस्या क्या है। क्या उसका विकास उसकी उम्र के हिसाब से हो रहा है? क्या वो अपने हिसाब से, जो उम्र का हिसाब है, उससे कहीं पिछड़ तो नहीं रहा है? हो सकता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट हो, वो अपनी उम्र से 5 साल आगे हो, और जो उसको समझाया जा रहा हो वो उसका तरीका ठीक ना हो, यानी कि वो गिफ्टेड चाइल्ड हो सकता है कि वो बच्चा जो है मेंटल रिटार्डेशन का शिकार या हो सकता है उसके बच्चे के जीवन में और कोई विकासात्मक समस्या आ रही हो। तो ये तमाम चीज़ें जानने के लिए हमें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हम यूँ तो मैंने आपको बताया है कि मनोविज्ञान का जो इतिहास है, अगर हम वो करना शुरू करेंगे तो उसके अंदर बहुत समय खर्च होगा। हम यहाँ पे एक बार चलते चलते ब्रीफ के अंदर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का इतिहास, अभी मनोविज्ञान की ब्रीफ हिस्ट्री तो मैंने आपको बताई ही है, अभी हम बात करते हैं कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का जो एक ब्रीफ हिस्ट्री है, हम उसके बारे में बातचीत अभी करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले हम बात करते हैं इसका हिस्टोरिकल ओरिजिन कहाँ से हुआ, आखिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बात ही कहाँ से चली। हालांकि देखिएगा 1879 के अंदर पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई गई थी। अगर हम एक बहुत ही सिस्टमेटिक स्टडी जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हुई, इसका श्रेय हम लोग चार्ल्स डार्विन को दे सकते हैं। चार्ल्स डार्विन, बच्चों आपको याद होगा, ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का इन्होंने नियम दिया था, इन्होंने ही बताया था कि मनुष्य कैसे बना। और यहाँ पे चार्ल्स डार्विन की वो बात भी आपको याद होगी जो सभी बच्चों को, सभी जो इस समय दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये बात समझनी। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि इस दुनिया में केवल वही लोग जिंदा रहेंगे, वही लोग सरवाइव कर पाएंगे जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली फिट बैठेंगे। यहाँ इन्होंने ये नहीं कहा कि ताकतवर लोग जिएंगे। जीवन में ये बात बच्चों हमेशा याद रखना, ताकतवर लोग नहीं जी पाएंगे, क्योंकि डायनासोर भी बहुत ताकतवर थे लेकिन वो नहीं जी पाए। क्यों? क्योंकि वो बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल नहीं पाए थे। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जो चार्ल्स डार्विन का नियम है, बड़े महान एक वैज्ञानिक रहे हैं, और चार्ल्स डार्विन की बहुत सारा मनोविज्ञान को कंट्रीब्यूशन है, वो हम आगे आने वाले टाइम के अंदर उनके बारे में भी बातचीत होगी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि जो सबसे पहली डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर सिस्टमेटिक जो स्टडी की थी, उसका श्रेय चार्ल्स डार्विन को जाता है। 1877 की बात है, जब इन्होंने एक शॉर्ट पेपर, अपना एक बहुत ही संक्षिप्त पेपर इन्होंने रिसर्च जर्नल के अंदर प्रकाशित हुआ था, और जिसके अंदर इन्होंने एक बच्चे की साइंटिफिक स्टडी, ऑब्जर्वेशन की और उसके बारे में बताया। और सबसे कमाल की बात है, जो ये सब्जेक्ट था इनका, जिसके ऊपर इन्होंने सारी स्टडी की, ये इनका खुद का अपना बच्चा था जिसका नाम था डॉडी। तो डॉडी पे सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने अपने ही बच्चे डॉडी के ऊपर अध्ययन किया, और वहीं से फिर शुरुआत हुई डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की एक जो
बहुत बातचीत शुरू हुई उसके बारे में। वो लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद की जो घटना है उसके बारे में अगर हम जिक्र करें तो फिर हमारे पास आपको पता ही होगा कि 1879 के बाद विज्ञान एक विज्ञान की तरह होना शुरू हो गया था। लेकिन जो विज्ञान बना था उसके अंदर उस समय फिलॉसफर भी थे और उस समय वैज्ञानिक भी थे। तो वैज्ञानिकों का और शरीर शास्त्रियों का श्रेय मनोविज्ञान के अंदर बहुत जाता है, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। 1882 के अंदर विलियम प्रेयर नाम के जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे, शरीर शास्त्री थे, उन्होंने अपनी एक बुक छापी थी जिसका नाम था द माइंड ऑफ द चाइल्ड। ये जो द माइंड ऑफ द चाइल्ड नाम की जो ये इनकी पुस्तक थी, इसमें इन्होंने बच्चे के विकास की एक अद्भुत कहानी लिखी थी। ये जो कहानी लिखी थी, जो इन्होंने बातचीत की थी, जो एक वैज्ञानिक तथ्य के रूप में इन्होंने पेश की थी, ये भी इन्होंने अपने ही बेटी पर किया था। और उन्होंने देखा कि बच्ची का जन्म कैसे हुआ, जन्म से अगले 2-3 सालों तक उसका विकास कैसे हुआ, और उसने अपनी बच्ची की एबिलिटी को स्टडी करने के लिए जो साइंटिफिक प्रोसीजर्स थे उनका इस्तेमाल किया। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के विकास में कोई पहली पुस्तक आई थी तो वो विलियम प्रेयर की माइंड ऑफ द चाइल्ड थी, जिसके बाद एक विकास की कहानी शुरू हुई, बहुत साइंटिफिक बातें उन्होंने बतानी शुरू की, जिसके माध्यम से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम हुआ। और ये जो जानकारियाँ थी ये बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे ये वैज्ञानिक थे ये जर्मन के थे, लेकिन बाद में इनकी जो बुक थी उसका ट्रांसलेशन भी हुआ और वो दुनिया भर के अंदर लोगों को उसके बारे में जानकारी दी जाने लगी। 88 के अंदर नहीं सॉरी 1888 के अंदर उनकी जो पब्लिकेशन थी उसको ट्रांसलेट किया गया, उसको दूसरी भाषा में उसका अनुवाद किया गया, और फिर उसके बाद उसके ऊपर 47 इम्पीरिकल यानी कि वैज्ञानिक शोध हुए यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, ब्रिटेन में, और इस प्रकार से फिर ये जानकारी धीरे धीरे पूरे संसार में फैल गई। पूरे संसार में फैलने के साथ साथ लोगों के मन में ये बड़ी ही एक आपको ये एक समझना होगा कि जब भी कोई जानकारी वैज्ञानिकों के सामने आती है तो वो उस जानकारी को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं। जैसे हमारे पास आजकल होता है कि व्हाट्सएप पे कुछ भी आ गया, यूट्यूब पे कुछ भी आ गया, इंस्टाग्राम पे कुछ भी आ गया, हम उनको बिना देखे बिना समझे आगे भेज देते हैं। जबकि वैज्ञानिकों की सोच उनसे अलग होती है। वो सबसे पहले कोई भी उनके पास अध्ययन आता है उसकी एम्पिरिकल स्टडी होती है, वो कंट्रोल सिचुएशन में होती है, जो उसके लिए टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वैलिड होते हैं, रिलायबल होते हैं। फिर वो जो अध्ययन किया जाता है, और कोई भी वैज्ञानिक अध्ययन जो है उसको करने के पीछे या तो ये होता है कि पहले से दिए गए सिद्धांतों को अप्रूव करना होता है या उनको डिसअप्रूव हम लोग उसके माध्यम से कर रहे होते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि भैया एक जानकारी और दूसरी जानकारी के बीच में थोड़ा सा अंतर होता है या एक कोई बीच की शॉर्टेज होती है, उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए भी अध्ययन किया जाता है। तो विद्यार्थियों आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से लगभग हमारे पास जो पहली चीज़ आई थी वो आई थी 1877 के अंदर, जब चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पे काम किया। उसके बाद विलियम प्रेयर ने किया, माइंड ऑफ द चाइल्ड नाम की बुक लिखी। लेकिन जो ये पब्लिकेशन थी इसने पूरी दुनिया के अंदर हंगामा मचा दिया, नई नॉलेज आ गई। तो फिर उसके बाद जो विकास होना शुरू हुआ, जो हमारी 20वीं शताब्दी शुरू हुई, इसके अंदर किस तरीके से विकास हुआ, यहाँ पर 3 बड़ी ही महत्वपूर्ण शख्सियत जो थी हमारे सामने उभर कर सामने आई। विद्यार्थियों आपको याद होगा कि जो जॉन पियाजे थे इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बड़ी बात की थी, और भाषा के बारे में वाइगोट्स्की ने और बहुत बातचीत की है, और इसके बाद बोबवाई ने, इन्होंने बहुत सारी चर्चाएं की।
विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1900 की जो वर्ष शुरू हुए, यानी कि 20वीं शताब्दी का जो शुरुआत हुई, इसके अंदर तीन ऐसे महान लोग, तीन ऐसी शख्सियत पैदा हुई जिन लोगों ने बहुत सारा ऐसा कंट्रीब्यूशन किया जिसके माध्यम से धीरे धीरे चल के हम लोगों ने बहुत सारे विकास देखे विकासात्मक मनोविज्ञान के अंदर। ये कंट्रीब्यूशन मुख्य रूप से जीन पियाजे का था। अभी मैंने आपको बता रहा हूँ कि जो जीन पियाजे हैं, इसके अंदर जो पी है बेसिकली साइलेंट रहता है, लेकिन हम इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हुए पियाजे बोल देते हैं। इसके बाद लेव गोट्स्काई हैं। लेव गोट्स्काई जो हैं वो भी एक ऐसे भाषा के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया, और जॉन बोबवाई ने विशेष रूप से अटैचमेंट के ऊपर काम किया कि एक बच्चा किस तरीके से अपने माँ बाप के साथ, किस तरीके से एक बच्चे का विकास जब होता है तो वो अपने माँ बाप के साथ पहले जुड़ा होता है, और धीरे धीरे फिर वो उन दशाओं से निकलकर अलग अलग उम्र के अलग अलग पड़ाव में वो अपना बच्चा जो है वो अपने माँ बाप से थोड़ा दूर होना शुरू होता है और उसका सामाजिकरण होना शुरू होता है। तो ये अटैचमेंट की थ्योरी दी थी जॉन बोबवाई ने, और उसके बाद लेव गोट्स्काई थे और जीन पियाजे थे। ये तीनों लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। इनके द्वारा ही हम लोग कह सकते हैं कि एक विकास की एक ऐसा धारा बही जिसके परिणाम स्वरूप मनोविज्ञान के क्षेत्र में, विकासात्मक मनोविज्ञान का बहुत विकास हुआ। और ये जो तीन जो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे, इनका कंट्रीब्यूशन हमेशा हमेशा चलता रहेगा, हमेशा लोगों को याद रहेगा। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी बातचीत की है, ये हम लोगों ने मुख्य रूप से ये की है कि आखिर डेवलपमेंटल मनोविज्ञान का विकास कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, वो कौन लोग थे इसके अंदर जिन्होंने अपनी मुख्य भूमिका निभाई। अगर हम मुख्य भूमिकाओं की बात करें तो हम लोग फिर चार्ल्स डार्विन से शुरू हो सकते हैं, उसके बाद विलियम प्रेयर आए, और विलियम प्रेयर के बाद फिर जीन पियाजे, लेव गोट्स्काई, जॉन बोबवाई, ये तीन लोग ऐसे आए। तो कुल मिलाकर इन पांच लोगों के कंट्रीब्यूशन से मनोविज्ञान के अंदर, विकासात्मक मनोविज्ञान का बहुत बड़ा विकास हुआ। ये थी ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। और अब हम अगला जो हमारा पड़ाव है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं।